Hey everyone, first of all, welcome to all on my YouTube channel that is Shakuntala Guide Classes. Hope you all are doing great. So guys, as you know, HRM के पहले जो पार्ट 2 है मतलब फर्स्ट और सेकंड पार्ट वो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ और आप लोगों को आई होप वो समझ में आए भी होंगे। तो ये हमारी आज की क्लास का पार्ट नंबर 3 है। तो जल्दी से हम चलिए इसके ऊपर डिस्कशन करते हैं और इस पार्ट को शुरू करते हैं। इससे पहले गाइज मैंने आपसे जो पहले वाले 2 पार्ट है उनमें हमने बहुत कुछ डिस्कस किया था। हमने HRM ये सब हम डिस्कस कर चुके। अभी हमारा जो आज का टॉपिक है वो क्या है, HRP के बारे में। और HRP की जो है फैक्टर्स हमने आज शुरू करने हैं। लास्ट क्लास में मैंने इसकी इम्पोर्टेंस तक आप लोगों को करवाया था। और गाइज अगर आप लोगों को किसी भी टॉपिक में कहीं पर भी डाउट होता है देन प्लीज आप जो है किसी भी टाइम कमेंट कर सकते हैं या फिर आप मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। एज यू नो आप लोगों के पास मेरा कॉन्टेक्ट नंबर तो है ही। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास, फैक्टर्स अफेक्टिंग HRP। हमारी जो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग के बारे में हमने बात की तो उसको कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं ये हमने आज पढ़ना है। तो देखिए गाइस, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग के बारे में मैंने आपको बताया था। थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं कि हमने क्या करना होता है। ह्यूमन रिसोर्स के बारे में प्लान करना होता है कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन में कितने ह्यूमन रिसोर्स अवेलेबल है, कितने की हमें रिक्वायरमेंट है और एक्चुअल में कितनी सप्लाई जो है हो रही है। तो उनको बहुत सारी चीजें अफेक्ट करती है, बहुत सारे फैक्टर्स है जो कि हेल्प करते हैं हमारे ये डिसीजंस लेने में। तो हमें वही पढ़ने हैं। तो देखिए सबसे पहला फैक्टर आपका जो आता है वो क्या है, टाइप्स एंड स्ट्रेटेजी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। आपका जो ऑर्गेनाइजेशन है वो किस टाइप का है, उसकी क्या स्ट्रेटेजी है, ये चीज जो है ये इफेक्ट डालती है कि आप पे जो है ह्यूमन रिसोर्स की आप प्लानिंग किस तरह से करोगे। टाइप की अगर मैं बात करूं तो देखिए आपको पता है हमारे जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो है वो अलग अलग टाइप के होते हैं। अलग अलग टाइप के बहुत सारे बिजनेसेस ऐसे होते हैं जिसके अंदर मोस्टली प्रोडक्शन किससे होता है, आपको पता है मशीनों से प्रोडक्शन होता है, ठीक है। लेकिन बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन ऐसे हैं जहां पर क्या है लेबर इंटेंसिव होते हैं, वहां पर लेबर की रिक्वायरमेंट हमारे ज्यादा होती है। तो अगर आपका ऑर्गेनाइजेशन सपोज करो किसी मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी में लगा है या जहां पर लेबर की रिक्वायरमेंट ज्यादा है, अगर ऐसा कोई ऑर्गेनाइजेशन है तो ऑब्वियस है वहां पर क्या होगा, आपको ह्यूमन रिसोर्स ज्यादा चाहिएंगे। तो उस अकॉर्डिंग आप क्या करोगे, उनकी प्लानिंग करोगे कि हमें ज्यादा ह्यूमन रिसोर्स की रिक्वायरमेंट है। या आपके ऑर्गेनाइजेशन सपोज करो किसी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है, तो अब क्या होगा, अब आपको जो ह्यूमन रिसोर्स चाहिए वो कैसे होने चाहिए, ऐसे होने चाहिए जिनके पास आपकी IT रिलेटेड, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रिलेटेड उनके पास क्या है, नॉलेज हो, स्किल्स हो, कैपेबिलिटी हो। तो इस तरह से जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का जो टाइप है वो डिपेंड करता है, उसके बेस पर हम जो है डिसीजन लेते हैं कि हमारे जो HR होंगे, हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन में ह्यूमन रिसोर्स लगेंगे वो किस टाइप के होने चाहिए, कितने होने चाहिए, कहाँ से होने चाहिए, ठीक है। तो जो आपका टाइप है वो डिपेंड करता है। देखिए ऑर्गेनाइजेशन का जो टाइप है वो डिटरमाइन करता है आपकी प्रोडक्शन प्रोसेस आप कैसे लगाओगे, लेबर इंटेंसिव लगानी है, कैपिटल इंटेंसिव लगानी है, कितने आपको जो है स्टाफ की रिक्वायरमेंट होगी एंड सुपरवाइजर और मैनेजरियल पर्सनल कितने चाहिए होंगे। तो ये सब किस पर डिपेंड करता है, ये सब डिपेंड करता है आपके ऑर्गेनाइजेशन के टाइप्स पर। अब यहाँ पर एक वर्डिंग लिखी है स्ट्रेटेजी। ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेटेजी भी बहुत इम्पैक्ट डालती है आपके HRP प्लान्स बनाने पर। जैसे कि सपोज करो यहाँ पर मैंने लिखा भी है, आपके ऑर्गेनाइजेशन जो है उसका क्या प्लान है कि उसने ग्रोथ करनी है, ठीक है। तो अब अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन का प्लान है कि ऑर्गेनाइजेशन में ग्रोथ चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, आपको एक एडिशनल HR लाने पड़ेंगे, स्किल्ड लाने पड़ेंगे, ऐसे लाने होंगे जिनकी कैपेबिलिटी बहुत अच्छी है, जिनमें अच्छी खासी नॉलेज है, ठीक है ना। तो ये क्या है, अब ये आपके HR डिसीजन पर इफेक्ट डाल रही है ना। तो ये आपके फैक्टर्स है जो कि आपके HR के डिसीजन पर इफेक्ट डालते हैं। वहीं अगर मान लीजिए आपका ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेटेजी में उन्होंने क्या सोचा है कि हम तो 2 ऑर्गेनाइजेशन को मर्ज करेंगे। ऑब्वियस अगर मर्ज करोगे तो जितने आपके ऑर्गेनाइजेशन में ह्यूमन रिसोर्स काम कर रहे हैं आपको उनकी जरूरत नहीं है, क्योंकि 2 ऑर्गेनाइजेशन में जो ह्यूमन रिसोर्स थे अब वो सारे मिलकर एक ऑर्गेनाइजेशन में आ जाएंगे। उस टाइम पर आपको क्या करना पड़ेगा, उस टाइम पर आपको जो है ले ऑफ करना होगा,
मर्जर करना पड़ सकता है, मर्जर के टाइम पर आपको ले ऑफ करना पड़ सकता है, टर्मिनेट करना पड़ सकता है एम्प्लॉइज को। तो ये क्या है कि ऑर्गेनाइजेशन का टाइप और स्ट्रेटेजी इफेक्ट डालती है कि आपका ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग कैसी होगी। नेक्स्ट फैक्टर जो आपका अफेक्ट करता है वो क्या है, आपकी ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ साइकिल और प्लानिंग। तो देखो, जितने भी ऑर्गेनाइजेशन होते हैं वो क्या है, उनको अलग अलग ग्रोथ की स्टेज पर पास आउट होना पड़ता है। अब अगर आप बिजनेस शुरू करते हो तो बिजनेस शुरू करते ही तो आपको ग्रोथ नहीं मिलती ना, धीरे धीरे स्टेप टू स्टेप आप जो है आगे चलते हो और आपकी फिर जो है धीरे धीरे ग्रोथ हो जाती है। तो ये जो ग्रोथ की स्टेज जो होती है ना, जिसके अंदर ऑर्गेनाइजेशन जो है वो क्या करता है, आपके ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग के नेचर को डिसाइड करता है। अब देखो, अगर आपका कोई स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, मतलब आपने बिजनेस शुरू किया है, उस टाइम पर आपको इतनी कोई एडजस्टमेंट नहीं करनी पड़ेगी, इतनी कोई आपको प्लानिंग नहीं करनी पड़ेगी ह्यूमन रिसोर्स के रिगार्डिंग, क्योंकि आपका छोटा बिजनेस है, आप खुद हैंडल कर लोगे। लेकिन जैसे जैसे बिजनेस बड़ा होता जाएगा, आप अकेले तो उसी बिजनेस को हैंडल नहीं कर पाओगे। उस टाइम पर आपको जो है बहुत सारे ह्यूमन रिसोर्स चाहिए होंगे, उनकी प्लानिंग करनी होगी, उनकी रिक्रूटमेंट करनी होगी। तो फिर क्या है, ऑर्गेनाइजेशन जैसे जैसे ग्रोथ करेगा वैसे वैसे आपके प्लान्स चेंज होते रहेंगे। तो ये भी क्या करते हैं, आपकी ह्यूमन रिसोर्स की प्लानिंग पर इफेक्ट डालती है। नेक्स्ट आता है आपका इन्वायरमेंटल अनसर्टेनिटी। तो अब इन्वायरमेंटल अनसर्टेनिटीज में क्या है, देखिए आपको पता है हमारा जो इन्वायरमेंट है वो क्या है, अनसर्टेन है, डायनामिक है, हमेशा चेंज होता रहता है। तो उस अनसर्टेनिटी की वजह से भी आपके ह्यूमन रिसोर्स पर इफेक्ट पड़ता है, आपको उसकी प्लानिंग करनी पड़ती है, नहीं तो ऑर्गेनाइजेशन जो है वो आपकी अच्छे से रन नहीं करेगी। जैसे कि अब आपको पता है टेक्नोलॉजी में चेंजेस आ रहे हैं, राइट। तो उस वजह से जैसे अब हमारी ऑनलाइन क्लासेस है, अब पहले क्या होता था, फिजिकल क्लासेस, मतलब आप सेंटर पर जा रहे हो, वहां पर कोचिंग ले रहे हो, फिजिकली टीचर से मिल रहे हो, बात कर रहे हो, देन आप उससे जो है पढ़ते हो। लेकिन अब क्या हुआ, अब टेक्नोलॉजी चेंज हुई, ठीक है। अब अनसर्टेनिटी का मतलब क्या हुआ, कोविड में एकदम से कोविड की सिचुएशन आई, अनसर्टेनिटी पैदा हुई, उस वजह से क्या हुआ, अब हमें ऑनलाइन करना पड़ रहा है। तो अब ये चीज देखने के लिए भी तो प्लानिंग जो है चेंज हो जाएगी ना। अब ऑर्गेनाइजेशन को क्या चाहिए होगा, ऐसे पर्सन चाहिए होंगे जो कि क्या कर सके, ऑनलाइन सिस्टम को हैंडल कर सके, ऑनलाइन क्लासेस को हैंडल कर सके। तो यहाँ पर क्या हुआ, पूरा ऑर्गेनाइजेशन चेंज हो गया। तो यहाँ देखिए, जो ऑर्गेनाइजेशन के जो बैलेंस है ना, वो अचीव होगा किससे, केयरफुल सक्सेशन प्लानिंग। अब आप पूछोगे मैम ये सक्सेशन प्लानिंग क्या है, ये हम आगे डिस्कस करेंगे पूरा डिटेल में। थोड़ा सा बता देती हूँ सक्सेशन प्लानिंग में क्या है। आप आज ही जो है अपने ह्यूमन रिसोर्स को इतना कैपेबल करना चाहते हो, इतना कैपेबल कर देते हो, इतनी उनमें स्किल्स डाल देते हो ताकि इन फ्यूचर जो है उनको हायर लेवल पर आप पोस्ट कर सको, अगर कभी भी वैकेंसी आती है, कभी भी रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है ना। तो आप जो है सक्सेशन प्लानिंग के थ्रू प्रमोशनल चैनल्स, ले ऑफ, फ्लेक्सी टाइम, जॉब शेयरिंग, ये सारे हम आगे डिस्कस करेंगे। रिटायरमेंट कर रहे हो, वीआरएस, वीआरएस क्या होता है, वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम, जहां पर एम्प्लॉय खुद अपनी मर्जी से रिटायरमेंट ले लेता है, ठीक है। तो या फिर उससे जितने भी पर्सनल रिलेटेड अरेंजमेंट होते हैं आपको वो करने पड़ते हैं इन्वायरमेंट अनसर्टेनिटीज को देखते हुए। जैसे कि अभी मैंने बोला, अगर कोविड सिचुएशन आई तो आपको जो जो टीचर्स जो थे जो कि ऑनलाइन क्लासेस हैंडल नहीं कर पा रहे थे, अब आपको उनको क्या करना पड़ेगा, उनको चेंज करना पड़ेगा, उनकी जगह पर वैसे पर्सन लाने होंगे जो कि ऑनलाइन, जिनको आता हो, जिनको आईटी की नॉलेज हो, है ना। तो ये किस वजह से हुआ, इन्वायरमेंटल अनसर्टेनिटीज की वजह से ही हुआ। देन आता है आपका टाइम होरिजन। टाइम होरिजन की अगर मैं बात करती हूँ गाइस, देखिए टाइम होरिजन का मतलब होता है कि आपका जो ह्यूमन रिसोर्स प्लान है, आप कितने टाइम के लिए बना रहे हो, आप स्मॉल टाइम के लिए बना रहे हो, आप लार्ज टाइम के लिए बना रहे हो, तो ये चीज भी डिपेंड करती है। अब एचआर प्लान आपके छोटे टाइम के लिए भी हो सकते हैं और लंबे टाइम के लिए भी। शॉर्ट टर्म का मतलब क्या है, मैंने तो कह दिया शॉर्ट टर्म के लिए, लेकिन क्या शॉर्ट टर्म कितना, तो ये आपका होगा 6 महीने से लेकर 1 साल तक का जो पीरियड है वो आपका शॉर्ट टर्म पीरियड कहलाता है, ठीक है। और जो लॉन्ग टर्म पीरियड होता है वो आपका क्या होता है, 3 to 20 years, मतलब 3 साल से लेकर जो है 20 साल तक का जो ईयर है वो आपके क्या कहलाते हैं, लॉन्ग टर्म। तो आप जो है उसके अकॉर्डिंग, मतलब इस शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म प्लान्स बनाते हो किसके बेस पर,
आपकी अनसर्टेनिटी जो है वो किसकी बेस पर, कि आपकी कितनी अनसर्टेनिटीज है जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन के इन्वायरमेंट में आपको लग रही है। जितनी ज्यादा आपको लग रही होगी कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में इतनी ज्यादा अनसर्टेनिटी है कि एकदम से कुछ भी चेंज हो सकता है और आप उसके लिए रेडी नहीं हो, तो आप क्या करोगे, छोटा अपना ह्यूमन रिसोर्स का प्लान बनाओगे, छोटे टाइम के लिए बनाओगे, ताकि जैसे अनसर्टेनिटी आए आप उसको चेंज कर सको। लेकिन जो आपका अगर अनसर्टेनिटी स्मॉल है, आपको लगता है बहुत थोड़ी बहुत ही अनसर्टेनिटीज है, आप बहुत इजीली हैंडल कर लोगे जो भी इन्वायरमेंट में चेंज होंगे उस चीज को, तो आप क्या करोगे, आप लॉन्ग टर्म के लिए ह्यूमन रिसोर्स प्लान बना सकते हो। ठीक है ना, ये सारी नॉर्मल चीजें हैं, इवन आप लोगों ने पढ़ी भी होगी, बट वही बात है, अगर नहीं भी पढ़ी तो मेरा फर्ज है मैं आपको सब कुछ करवाऊं। देन आती है आपकी टाइप एंड क्वालिटी ऑफ इंफॉर्मेशन, आपको किस तरह की और कैसी क्वालिटी चाहिए इंफॉर्मेशन की, उसके बेस पर भी आपकी एचआर प्लानिंग डिपेंड करती है। तो अब देखिए, जो इंफॉर्मेशन जो कि यूज की जाएगी पर्सोनल की नीड्स को फोरकास्ट करने में, कि आपको कितने ह्यूमन रिसोर्स की रिक्वायरमेंट है, वो कहाँ से आती है, वो बहुत सारे सोर्सेज से आती है। तो ये जो फोरकास्ट जो होती है ये डिपेंड करती है कि आपको कैसी इंफॉर्मेशन चाहिए, किस क्वालिटी की चाहिए। तो देखो, क्वालिटी एंड एक्यूरेसी ऑफ इंफॉर्मेशन डिपेंड अपॉन द क्लैरिटी with which the organizational decision maker have defined their strategy, structure, budget, production schedule and so on। इसका मतलब क्या है, देखिए, अगर आपको जो है आपके ऑर्गेनाइजेशन में आप चाहते हो क्वालिटी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, कि अगर कोई भी काम कर रहे हो, कोई भी मार्केट की अगर इंफॉर्मेशन चाहिए या कुछ भी, वो पूरी क्वालिटी होनी चाहिए, बहुत एक मतलब क्लियर कट होनी चाहिए, उसमें कोई भी जो है बल्गीनेस नहीं होनी चाहिए। तो वो सब जो है अगर आप ऐसा चाहते हो, तो उसके लिए आप जब अपने ऑर्गेनाइजेशन में ह्यूमन रिसोर्स को रिक्रूट करोगे ना, आप उस टीम पर चेक करोगे कि जो ह्यूमन रिसोर्स है वो क्या इतना कैपेबल है कि वो आपकी जो है आपको क्वालिटी वाइज इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करके, क्या वो लॉयल है कि आपको जो है ट्रू पिक्चर्स दिखा सके, ट्रू इंफॉर्मेशन दे सके, या फिर आपको इंफॉर्मेशन किस टाइप की चाहिए। अगर आपको जो है लाइक क्रिएटिविटी कुछ चाहिए, कुछ न्यू न्यू जो मार्केट के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए, तो आप कैसा बंदा रखोगे, आपको वही बंदा रखोगे ना जिसको मार्केट की नॉलेज होगी। तो वही यहाँ पर आप जो है चेक करोगे। फिर आता है नेचर ऑफ जॉब बीइंग फील्ड, कि जो जॉब का नेचर जो है जिसके लिए आपने फिल करना है उसका नेचर कैसा है, उस अकॉर्डिंग आप ऑर्गेनाइजेशन में बंदों को रखोगे। जैसे कि देखिए, एम्प्लॉय अगर जो है आप वो लोअर लेवल से बिलोंग करता है, तो उसके लिए आपको क्या है, बिल्कुल लिमिटेड स्किल्स का पर्सन ही चाहिए ना, तो आप उसको बहुत इजीली जो है रिक्रूट कर सकते हो। आप कोई उसके बारे में कोई ज्यादा टेस्ट वेस्ट नहीं लोगे। अगर आपको लोअर लेवल पर कोई बंदा चाहिए या फिर आपको प्लेटफॉर्म एरिया पर कोई बंदा चाहिए, तो आप क्या करोगे, आप इजिली जो है किसी भी पर्सन को हायर कर लोगे। कोई आप ये नहीं देखोगे आपकी एजुकेशन कितनी है, आपकी क्वालिफिकेशन कितनी है, आपका वर्क एक्सपीरियंस कितना है। लेकिन वहीं अगर आपको जो है मैनेजर चाहिए कोई ऑर्गेनाइजेशन में, तो आप क्या करोगे, बहुत सारे टेस्ट कंडक्ट करोगे, उसका क्या करोगे, इंटरव्यू लोगे, उसकी क्वालिफिकेशंस देखोगे, उसका वर्किंग एक्सपीरियंस देखोगे, सब चीजें मैटर करेगी ना। तो ये क्या है, आप किस तरह की जॉब के लिए पर्सन चाहते हो, उसके बेस पर आप जो है ह्यूमन रिसोर्स की प्लानिंग करते हो। फिर आता है आउटसोर्सिंग। तो देखिए, आउटसोर्सिंग जो कि आजकल बहुत ज्यादा जो है ट्रेंडिंग में आप कह सकते हो। ये आउटसोर्सिंग का मतलब क्या होता है, आउटसोर्सिंग का मतलब होता है कि बाहर किसी भी पार्टी को आप क्या कर देते हो, कॉन्ट्रैक्ट दे देते हो। मतलब बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन इसमें लगे होते हैं, वो क्या करते हैं, अपनी ऑर्गेनाइजेशन में अगर उनको बंदे चाहिए तो वो बाहर किसी पार्टी को जो है वर्क दे देंगे ये, या बाहर किसी पार्टी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लेंगे। तो देखो, ये क्या है, एक रेगुलर फीचर होता है किसमें, पब्लिक सेक्टर में, और साथ साथ आपके प्राइवेट सेक्टर्स कंपनीज के अंदर ये जो है अब चल रहा है। इसमें बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन क्या करते हैं, जिनके पास सरप्लस लेबर होती है ना, सरप्लस लेबर का मतलब क्या है, जिनके पास एक्सेस अमाउंट में ह्यूमन रिसोर्स पड़ा है ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है, और हैंस इंस्टेड ऑफ हायरिंग मोर पीपल दे गो फॉर आउटसोर्सिंग। तो वो क्या करती है, अब जैसे मान लो एक कंपनी है, ठीक है, उसके पास बहुत ज्यादा एक्सेस अमाउंट में लेबर है, वो क्या करेगी,
वो जो है आउटसोर्सिंग वर्क करना शुरू कर देगी। वो जो है अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस के साथ कॉन्ट्रैक्ट करेगी और कॉन्ट्रैक्ट करके फिर जैसे ही उस ऑर्गेनाइजेशन को रिक्वायरमेंट होगी तो वो अपनी पास जो उसकी एक्सेस में लेबर पड़ी है उसको जो है वहां पर भेज देगी। तो आजकल ये बहुत ज्यादा ट्रेंड में चल रहा है। जब भी किसी भी बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस को रिक्वायरमेंट होती है कोई भी लोअर लेवल की या जैसी भी उनको स्किल्स चाहिए, वो उनसे कॉन्ट्रैक्ट करती है आउटसोर्सिंग कंपनी से, और फिर आउटसोर्सिंग कंपनीज क्या करती है, उनके पास जो है अवेलेबल एचआर जो है उनके पास भेज देती है। ठीक है, तो ये क्या थे आपके कुछ एक फैक्टर्स थे जो कि अफेक्ट करते हैं आपकी ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग को। इसके अंदर अब जो मैंने फैक्टर्स डिस्कस किए उन्हीं के अलावा कुछ एक फैक्टर्स यहाँ पर और मेंशन किए गए हैं, जिसमें आपके एक्सटर्नल फैक्टर्स और इंटरनल फैक्टर्स के अंदर हमने इसको कैटेगराइज किया है। ये आपको इनके नेम लर्न होने चाहिए, क्योंकि एग्जाम में क्या होता है कई बार डायरेक्ट नेम पूछ लेते हैं। लाइक उन्होंने पूछ लिया कि बिजनेस इन्वायरमेंट जो है वो एक एक्सटर्नल फैक्टर है या इंटरनल फैक्टर है, या लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी एक्सटर्नल फैक्टर में आता है या इंटरनल फैक्टर में आता है। तो आपको ये नेम्स लर्न होने चाहिए। और यस गाइस, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग चैप्टर से एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन, मतलब मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है, यहाँ से आपको क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। तो बहुत अच्छे से समझ लो। और यस, जितना मैं करवा रही हूँ ना एक्सेस में ही है, मतलब इसके अलावा आप ये मत सोचना कुछ और भी करें क्या। जितना करवा रहे हैं स्टेप टू स्टेप करते रहो, आराम से कवर हो जाएगा। ठीक है, तो आगे देखिए इंटरनल फैक्टर्स में आपके जो है ये कुछ एक फैक्टर्स गिवन है, तो इनके आपको नेम लर्न करने हैं, तो वो आप लोग कर लीजिएगा। आपको पीडीएफ में प्रोवाइड कर दूंगी ओके ग्रुप पर। अब आते हैं ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग की प्रोसेस क्या है। जब हम ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग करते हैं तो आपको पता है एक सीक्वेंस में हमें जो है प्लानिंग के स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं। तो अब हमें वही स्टेप्स जो है देखने हैं कि उसकी सीक्वेंस क्या है। तो उसकी सीक्वेंस में वैसे मैं आपको बता दूं, हर एक बुक में ना आपको इसकी प्रोसेस में किसी में आपको हो सकता है ओनली 6 पॉइंट्स दिए होंगे, 6 स्टेप्स दिए होंगे, किसी में आपको 7 स्टेप्स दिए होंगे, किसी में 8 दिए होंगे। सो इट डजेंट मैटर, क्योंकि वो क्या है एक ही स्टेप को जो है थोड़ा सा आगे बनाकर दे देते हैं। मैं आपको जो है यहाँ पर जस्ट मतलब बता रही हूँ, दोनों मैंने यहाँ पर लिए हैं। लाइक एक आपकी ये प्रोसेस है, एक ये है प्रोसेस सेम, जस्ट एक आधा पॉइंट जो है वो इन्होंने एक्स्ट्रा डाल रखा है। तो देखिए क्या है, सबसे पहले आप क्या करोगे, हम ये बात करते हैं। सबसे पहले आप ऑब्जेक्टिव्स को चेक करोगे। ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग करने के लिए आप पहले ये देखोगे ना आपके ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव क्या है। क्या बिना ऑब्जेक्टिव के प्लानिंग कर सकते हो? क्या आप मान लो मेरी क्लास में आए हो, मेरी क्लास सुन रहे हो, क्या बिना ऑब्जेक्टिव के आप मेरी क्लास सुनोगे? अब आपका ऑब्जेक्टिव डिसाइड है ना कि आप लोगों ने क्या करना है, जीआरएफ निकालना है, इसीलिए आप लोग मेरी क्लास में आए हो। अगर आपको ऑब्जेक्टिव ही नहीं पता होगा तो क्या आप मेरी क्लास सुनोगे? या मैंने कोई आपको बताया ही नहीं कि मैं क्या करवाने वाली हूँ, तो आपको क्या पता लगेगा आप क्यों आए हो क्लास में? तो सबसे पहले किसी भी चीज के लिए ऑब्जेक्टिव मस्ट होता है। तो वही आपको अगर ह्यूमन रिसोर्स की प्लानिंग करनी है तो आपको उसका ऑब्जेक्टिव तो पता होना चाहिए ना, किस लिए प्लानिंग कर रहे हो। उसके बाद में सेकंड स्टेप क्या होता है, आप क्या करोगे, ह्यूमन रिसोर्स में प्रेजेंट इन्वेंट्री देखोगे। प्रेजेंट इन्वेंट्री का मतलब क्या है, आपके ऑर्गेनाइजेशन में प्रेजेंट में कितना स्टॉक पड़ा है। स्टॉक इन द सेंस ह्यूमन रिसोर्स, कितने पर्सन जो है वो प्रेजेंटली ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, आप ये चेक करोगे। फिर उसके बाद में आप क्या करोगे, जो डिमांड एंड सप्लाई जो है ह्यूमन रिसोर्स की उसको फोरकास्ट करोगे। फोरकास्ट मतलब आप ये देखोगे कितनी आपके ऑर्गेनाइजेशन में डिमांड है। आपने ये देख लिया मेरे ऑर्गेनाइजेशन में इतने पर्सन काम कर रहे हैं और इतने पर्सन और मुझे चाहिए। फिर आप देखोगे कहाँ से ये पर्सन सप्लाई, मतलब जितने मुझे चाहिए और क्या जितने सप्लाई हो रहे हैं जहां से मैंने पर्सन लाने हैं, क्या वो इनफ है। फिर आप देखोगे कितना गैप आ रहा है, कि मतलब कि आपके पास कितने आपको चाहिए और कितने एक्चुअल में सप्लाई हो रहे हैं, उनके बीच में कितना गैप आ रहा है। फिर आप क्या करोगे, एक्शन प्लान फॉर्मुलेट करोगे और बाद में उसकी क्या करोगे, कंट्रोल करोगे, उसको चेक करोगे, अप्रेजल करोगे और फीडबैक दोगे। यही सेम प्रोसेस यहाँ है। देखिए ऑब्जेक्टिव देखना सबसे पहले, फिर आप इन्वेंट्री चेक करोगे, डिमांड एंड सप्लाई, मैन पावर गैप, फिर यहाँ पर बस जो ये देखो एम्प्लॉई का प्लान आया, यहाँ पर भी था ना, आप ह्यूमन रिसोर्स एक्शन प्लान करोगे। फिर ह्यूमन रिसोर्स एक्शन प्लान के अंदर ही आपका ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट आ जाता है, बस यहाँ पर इन्होंने इसको अलग से कर दिया। बात तो वही है। एंड देन उसके बाद में आप क्या करोगे, लास्ट में उसको अप्रेजल करोगे, चेक करोगे, कंट्रोल करोगे
और फीडबैक प्रोवाइड करोगे। ठीक है, तो ये आपकी प्रोसेस है, इसको हम डिटेल में करेंगे और बहुत अच्छे से करनी है, आपको ये स्टेप्स लर्न होने चाहिए। सबसे पहले आता है आपका, क्या करोगे आप ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को एनालाइज करोगे। तो आप क्या देखोगे, आपके ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव क्या है जो आपको फ्यूचर में अटेन करना है। जैसे आपने प्रोडक्शन में आपने करना है कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में आपने प्रोडक्शन को बढ़ाना है, मार्केटिंग, फाइनेंस, एक्सपेंशन, सेल्स, कोई भी जो है ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव हो सकता है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव हर एक का अलग अलग होता है, किसी का सेम नहीं होता। कोई ऑर्गेनाइजेशन ग्रोथ करना चाहती है, कोई ऑर्गेनाइजेशन क्या चाहती है कि उसकी मार्केट में रेपुटेशन अच्छी हो, क्वालिटी वाइज उसको जाना जाए। ठीक है, तो सबसे पहले आप देखोगे ऑब्जेक्टिव क्या है, फिर उसके बाद में आप चेक करोगे आपके प्रेजेंट में ह्यूमन रिसोर्स कितने हैं। तो ये आपको कैसे पता चलेगा, जो आपके ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन स्टोरेज सिस्टम होता है आपका ऑर्गेनाइजेशन में, उससे आप चेक करोगे कि करंट नंबर जो है एम्प्लॉइज की, आप सिर्फ ये नहीं देखोगे एम्प्लॉइज कितनी अमाउंट में है, आप ये भी देखोगे कितने एम्प्लॉय आपके ऑर्गेनाइजेशन में है, किस कैपेसिटी वाले हैं, उनकी परफॉर्मेंस कैसी है और उनका पोटेंशियल कितना है। आप उनके बारे में पूरी डिटेल निकालोगे कि मतलब प्रेजेंट में मेरे ऑर्गेनाइजेशन में ये इन्वेंट्री पड़ी है ह्यूमन रिसोर्स की, जिसमें इतने बंदे जो है उनमें इतनी स्किल्स है, इतनी उनकी परफॉर्मेंस लेवल है और वो इस लेवल पर आते हैं, उनका पोटेंशियल इतना है। ठीक है, आप जो है ये भी चेक करोगे टू फिल द वेरियस जॉब रिक्वायरमेंट। वेरियस जॉब रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए आप ये भी देखोगे आपके पास इंटरनल सोर्सेज है। इंटरनल सोर्सेज का मतलब क्या है कि आप जो है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से एम्प्लॉइज को ले आओ, या आप एक्सटर्नल सोर्सेज से लाने वाले हो। एक्सटर्नल सोर्सेज का मतलब क्या होता है, आप किसी एजेंसीज के साथ ले लो या किसी बाहर से आप अपने वर्कर्स को लेकर आ रहे हो, तो आप ये सब एस्टिमेट करोगे। ठीक है, ये सेकंड स्टेप समझ में आया कि आप जो है अपने प्रेजेंट एचआर को क्या करोगे, चेक करोगे, उसके स्टॉक को चेक करोगे, इन्वेंट्री कितनी है वो चेक करोगे। फिर आप क्या करोगे, थर्ड वन पर आप जो है डिमांड एंड सप्लाई को फोरकास्ट करोगे। डिमांड एंड सप्लाई देखिए, ह्यूमन रिसोर्स रिक्वायर्ड जो है अलग अलग पोजीशन पर अकॉर्डिंग टू देयर जॉब प्रोफाइल आर टू बी एस्टिमेटेड, कि अलग अलग जॉब पर अलग अलग पोजीशन पर कितने ह्यूमन रिसोर्स की जरूरत है वो हम चेक करेंगे। और जो इंटरनल और एक्सटर्नल सोर्सेज जो है जो आपके ऑर्गेनाइजेशन में अवेलेबल है उसको भी मेजर करेंगे। इसका मतलब आप पहले तो ये देखोगे कि आपको जो है कितने एचआर की रिक्वायरमेंट है, किस पोजीशन के लिए रिक्वायरमेंट है, किस जॉब के लिए रिक्वायरमेंट है। फिर आप देखोगे कि इंटरनल सोर्सेज से कितने पूरे हो सकते हैं और एक्सटर्नल सोर्सेज से हमें कितने मंगवाने पड़ेंगे, ये भी चेक करोगे। ठीक है, तो आप जो है ये पूरा चेक करोगे। यहाँ पर उन्होंने लिखा है देयर शुड बी प्रॉपर मैचिंग ऑफ जॉब डिस्क्रिप्शन एंड जॉब स्पेसिफिकेशन। ये दो वर्ड आते हैं गाइस, जो कि हमने अभी हमारा एक टॉपिक आएगा जिसमें हम इसमें बहुत डिटेल में पढ़ेंगे जॉब एनालिसिस के बारे में। थोड़ा सा यहाँ पर बता देती हूँ आप लोगों को। देखिए, जो आपकी जॉब एनालिसिस होती है ना, जॉब एनालिसिस के अंदर दो पार्ट आते हैं आपके। एक आता है आपका जॉब डिस्क्रिप्शन और एक आता है आपका जॉब स्पेसिफिकेशन। ठीक है, तो जॉब डिस्क्रिप्शन में तो क्या होता है, पूरे जॉब के बारे में होता है कि जॉब कैसी है, जॉब कैसी होनी चाहिए। ठीक है, मतलब आप कह सकते हो पूरा जॉब के बारे में, जॉब को डिस्क्राइब करना। जॉब स्पेसिफिकेशन में क्या होता है, जॉब स्पेसिफिकेशन में आप देखोगे कि जो आपकी जॉब है, आपका जो ऑर्गेनाइजेशन में जो एम्प्लॉई है उसका क्या प्रोफाइल है, उसके पास कितनी स्पेसिफिकेशन है, कितनी स्किल्स है, तो इन दोनों को मैच करेंगे। तो मैच करने के लिए आपको इनके बारे में इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए ना, और वो इंफॉर्मेशन हमें कैसे पता चलेगी, जब हम डिमांड और सप्लाई को फोरकास्ट करेंगे ह्यूमन रिसोर्स के अंदर। फिर आप क्या देखोगे, एस्टिमेट करोगे मैन पावर गैप्स को। मैन पावर गैप्स का मतलब क्या है कि कितनी कमी आ रही है, कितनी डिमांड और कितनी सप्लाई में कमी आ रही है। मतलब आपने ये देख लिया जो ह्यूमन रिसोर्स की डिमांड इतनी है, इतनी हमें जरूरत है, और आपने फिर ये देख लिया कि सप्लाई जो है आपके इंटरनल से होगी या एक्सटर्नल से होगी। इंटरनल से होगी तो कितनी हो सकती है और एक्सटर्नल से आपने करनी है तो कितनी करनी होगी, देख लिया आपने। फिर आप इन दोनों को कंपेयर करोगे और फिर चेक करोगे कि सरप्लस और डेफिसिट आ रहा है ह्यूमन रिसोर्स का तो कैसे आ रहा है। सरप्लस और डेफिसिट का मतलब क्या है, यहाँ देखो, सरप्लस का मतलब तो ये है कि अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन में जो डिमांड है वो क्या है आपकी
कम है और सप्लाई ज्यादा है, इसका मतलब आपको कम ह्यूमन रिसोर्स चाहिए और आपके जो है आपके पास मतलब सप्लाई ज्यादा हो रही है, या फिर डेफिशिट मतलब आपकी जो है कम हो रही है ह्यूमन रिसोर्स। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है मैंने, डेफिशिट का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ पीपल जो आपने एम्प्लॉयज करने हैं वो, और सरप्लस का मतलब क्या है, कितनों को आपने टर्मिनेट करना है। टर्मिनेट का मतलब होता है निकालना। अब अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन में डेफिशिट होगा, इसका मतलब कमी है पर्सन्स की, और कमी है तो हम क्या करेंगे, उनको बाहर से लेकर आएंगे। और सरप्लस में क्या है, आपके पास ऑलरेडी बहुत सारे नंबर्स ऑफ में जो है आपके ह्यूमन रिसोर्स है, तो अब आप उनको क्या करोगे, निकालना चाहते हो, क्योंकि इतने सारे हैं तो उनको निकालना पड़ेगा ना, तो वो आपकी क्या हो जाएगी, टर्मिनेशन हो जाएगी। इतना समझ में आया। फिर आता है आपका एक्सटेंसिव यूज ऑफ प्रॉपर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम, वो भी हम करेंगे उनकी एम्प्लॉयज के स्किल्स को डेवलप करने के लिए, कि मतलब अगर आपको लगता है कि एम्प्लॉयज की स्किल्स को डेवलप करना है तो आप उनके लिए ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम भी चलाओगे। तो ये हमारा 4th स्टेप था। उसके बाद में आता है नेक्स्ट स्टेप, दैट इज फॉर्मुलेट करना एक्शन ह्यूमन रिसोर्स एक्शन प्लान को। अब ये क्या है, आपने देख लिया, डिमांड देख ली, सप्लाई देख ली, आपने मैन पावर गैप निकाल लिया, कितना डेफिशिट है कितना सरप्लस है, उस अकॉर्डिंग अब आप क्या करोगे, ह्यूमन रिसोर्स प्लान बनाओगे कि यस अब हमें फाइनली क्या करना है। इसमें आप बेसिकली क्या देखोगे, ये देखिए, जो ह्यूमन रिसोर्स प्लान है वो किस पर डिपेंड करेगा, इसी चीज पर कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन में डेफिशिट है या सरप्लस है। फिर अब आप इसके अकॉर्डिंग अब आप क्या करोगे, नई रिक्रूटमेंट करनी है तो वो करोगे, ट्रेनिंग करनी है या आपने ट्रांसफर करना है। इन केस ऑफ डेफिशिट ऑफ टर्मिनेशन, डेफिशिट ऑफ टर्मिनेशन मतलब अगर आपके पास क्या है, कमी है ह्यूमन रिसोर्स की, तो अब आप ऐसा प्लान बनाओगे कि उनको लेकर आओ, फिर वो चाहे बाहर से लाओ चाहे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से लाओ। अगर बाहर से लाओगे तो आपको रिक्रूटमेंट करनी पड़ेगी, सिलेक्शन होगा। अंदर से लाओगे तो आप क्या कर सकते हो, ट्रांसफर कर सकते हो, प्रमोशन कर सकते हो, है ना। तो ये चीजें आप हम डिटेल में तो आगे पढ़ेंगे, अभी इसको समझ लीजिए। फिर आती है आपकी VRS, वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम एंड रीडिप्लॉयमेंट इन केस ऑफ सरप्लस। अगर सरप्लस है, अगर आपके पास ऑर्गेनाइजेशन में जो है ऑलरेडी एक्सेस अमाउंट में जो है ह्यूमन रिसोर्स पड़ा है, तो अब आप क्या करोगे, अगर देखो आपके पास ह्यूमन रिसोर्स फालतू का है ऑर्गेनाइजेशन में, मतलब आपको जरूरत नहीं है, फिर भी आपके पास एम्प्लॉयज है, तो अब उसका खर्चा है ना, ऑर्गेनाइजेशन के लिए वो क्या है, एक्सपेंस है ना, तो वो क्यों क्यों फालतू का एक्सपेंस पे करेगी, तो उसके लिए उसको क्या करना पड़ेगा, उनको निकालना पड़ेगा। तो उसके लिए या तो वो VRS स्कीम चला दे, मतलब एम्प्लॉय जो है वो खुद से रिटायरमेंट दे दे, या फिर रीडिप्लॉयमेंट। अब आप बोलोगे कि मैम ये रीडिप्लॉयमेंट क्या है, रीडिप्लॉयमेंट ये सारे ना ह्यूमन रिसोर्स के प्लान्स है जो कि मैं आपको अभी करवाने वाली हूँ। तो रीडिप्लॉयमेंट में क्या होता है कि जो एक्सेस में आपके एम्प्लॉयज होते हैं ना, उनको निकाल दिया जाता है ऑर्गेनाइजेशन से, तो या फिर आप उनको रीडिप्लॉयमेंट करोगे, ठीक है। फिर आता है लास्ट स्टेप बट नॉट लिस्ट, मॉनिटर कंट्रोल एंड फीडबैक। ऑब्वियसली अब आपने HR प्लान बना लिए, अब आप उनको क्या करोगे, इंप्लीमेंट करोगे अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, ठीक है। तो जो कंपैरिजन करोगे आप ह्यूमन रिसोर्स प्लान का और उसकी एक्चुअल इंप्लीमेंटेशन करोगे, तो उससे फिर आप ये चेक करोगे कि जो आपका एक्शन जो है वो अप्रोप्रिएट है, सही है, और जो आपकी रिक्वायर्ड नंबर ऑफ एम्प्लॉय जो है अलग अलग जॉब के लिए क्या वो अवेलेबल है। तो आप लास्ट में मतलब उनको कंट्रोल करने का काम करोगे, उनको मॉनिटर, उनको चेक करोगे और फिर अपनी फीडबैक भी प्रोवाइड करोगे। तो ये जो है ये आपके जो है 6 स्टेप की प्रोसेस थी हमारी ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग की, जिसमें हम सबसे पहले ऑब्जेक्टिव सेट करेंगे, प्रेजेंट ह्यूमन रिसोर्स रिक्वायरमेंट देखेंगे, डिमांड एंड सप्लाई को चेक करेंगे, उनके बीच में मैन पावर गैप को एस्टिमेट करेंगे, HR प्लान बनाएंगे और मॉनिटर, कंट्रोल एंड फीडबैक करेंगे। इसके बाद में गाइस हमारे पास आती है उसकी टेक्निक, लेकिन पहले हम इससे समझते हैं। देखिए ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग प्रोसेस, जैसे कि मैंने आप लोगों को बोला, इसके अंदर एक्सटर्नल और इंटरनल इन्वायरमेंट, यहाँ से आपका शुरू होता है। आप पहले क्या करोगे, प्लानिंग की आपने, ठीक है, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग करी। ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग में आप क्या देखोगे, आपको जो है HR रिक्वायरमेंट है कितनी और HR अवेलेबल कितना है, आपको कितना चाहिए कितना आपके पास है, इन दोनों को आप क्या करोगे, कंपेयर करोगे। कंपेयर करने के बाद में अगर आपके पास जितना आपको चाहिए उतना ही आपके पास अवेलेबल है, उतना ही आपको सप्लाई हो रही है ऑर्गेनाइजेशन में, मतलब जितनी आपको रिक्वायरमेंट है उतनी आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन से उसको सप्लाई से पूरी कर रहे हो, तो आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। लेकिन वहीं अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन में सरप्लस है वर्कर,
ऑलरेडी ज्यादा है तो आपको क्या करना पड़ेगा, उनको निकालना पड़ेगा और रेस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा, और कोई आप उसमें नहीं लाओगे ऑर्गेनाइजेशन में, और कोई हायर नहीं करोगे, उनके आवर्स को कम करोगे, उनके रिटायरमेंट करोगे, उनको ले ऑफ कर दोगे, निकाल दोगे, या डाउन साइजिंग। डाउन साइजिंग क्या होता है कि मतलब ये भी हम आगे पढ़ेंगे कि उसमें आप क्या करोगे, उनके जो है एरिया कम कर दोगे, उनको मतलब उनकी जो है नंबर्स ऑफ रिक्वायरमेंट उनकी कम कर दोगे अब, ठीक है, या उनको जो है कुछ एक टाइम के लिए बाहर निकाल दोगे, देन आपको जब जरूरत होगी तब आप उनको दोबारा से ले आओगे। शॉर्टेज ऑफ वर्कर्स है, अगर सरप्लस में है तो आप ये करोगे, और वहीं अगर आपके वर्कर्स की कमी है ऑर्गेनाइजेशन में तो आपको उनको लाना पड़ेगा, कैसे, रिक्रूटमेंट करके, और उनमें सिलेक्शन करके जो है आप उनको लेकर आओगे। तो ये पूरी आपकी जो है ये क्या है, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग की प्रोसेस में, ठीक है, इतना समझ में आया आपको लोगों को। अब आपका फिर आएगी आपकी टेक्निक्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्स फोरकास्टिंग, जिसमें हम डिमांड फोरकास्टिंग की टेक्निक भी करेंगे और सप्लाई फोरकास्टिंग की टेक्निक्स भी करेंगे। अभी आज के लिए इतना ही है, फिर हमारी जो है पार्ट 4 आएगा हमारा ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का, ठीक है। और गाइज अगर आप लोगों को कुछ भी डाउट है देन आप जो है मुझसे कांटेक्ट भी कर सकते हो डायरेक्ट मेरे नंबर्स पर। और अभी मैं आपको डिटेल दिखाती हूँ, जस्ट अ मिनट। यस, तो देखिए, अगर आप लोगों को पीडीएफ चाहिए या कुछ भी चाहिए तो आप जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, शकुंतला गर्ग क्लासेस, और आपको यहाँ पर मेरा कांटेक्ट नंबर भी दिख रहा है 9813745451। आप जो है मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो, और कोई भी क्वेरी है तो आप जो है क्वेरी ले सकते हो, किसी भी टाइम आप जो है हमसे मिल सकते हैं। ओके, तो अभी चलते हैं और आपसे मिलेंगे नेक्स्ट हमारे पार्ट 4 के अंदर, जो हमारे पेड क्लासेस वाले बच्चे हैं कंटिन्यू रहिए, हम जो है आपको नेक्स्ट लेक्चर प्रोवाइड करेंगे। बाय बाय, टेक केयर, हैप्पी लर्निंग।